प्यारे दोस्तों, एक बंजारे ने मजबूरी में अपनी हसीन खूबसूरत बीवी को एक सेठ के पास गिरवी रख दिया। जैसे ही रात हुई तो सेठ उसकी बीवी के कमरे में पहुंचा। उसके बाद दोस्तों, वाकया बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए इस वाक्य को आखिर तक जरूर सुनिए। एक बंजारा अपनी बीवी को लेकर अपने शहर से पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर रवाना हुआ। जब वह दूसरे शहर के करीब पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी बीवी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह बंजारे और उसकी बीवी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वह डाकू वहां से फरार हो गए, लेकिन बंजारा और उसकी बीवी सब कुछ लूटने के बाद फिक्र में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। बंजारा अपनी हसीन बीवी को लेकर शहर की तरफ रवाना तो हो गया, लेकिन उसे यह फिक्र सता रही थी कि अब मैं क्या कारोबार करूंगा, पैसे तो मेरे पास हैं नहीं। वह इसी फिक्र में चला ही जा रहा था कि उसे शहर के बाहर एक फकीर दरवेश दिखाई दिया। वह बंजारा अपनी बीवी को लेकर फकीर की तरफ चल दिया। जब वह फकीर दरवेश के पास पहुंचा, फकीर को देखकर बंजारे ने सोचा, क्यों ना इस फकीर को अपनी परेशानी बताऊं, शायद यह मेरी परेशानी का कुछ हल कर दे। ये सोचकर वह फकीर के पास पहुंच गया और बहुत ही आजिज भरे अंदाज में उसने अपनी परेशानी उस फकीर को बताई और कहा, फकीर बाबा, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब कारोबार करने की बात तो बहुत दूर, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारा कुछ इंतजाम कर दें तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। फकीर को उस बंजारे पर बहुत तरस आया। फकीर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो जरूरतमंदों को उधार दे देता है। आप दोनों उसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ, शायद वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे। फकीर ने उन दोनों को सेठ के बारे में बताया और उसके पास भेज दिया। बंजारे की बीवी इतनी खूबसूरत थी, जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। बंजारा अपनी को लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने जब बंजारन को देखा तो उसे पर फिदा हो गया, लेकिन वह बंजारा इस बात से बिल्कुल बेफिक्र सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन सेठ का एक वसूल था, वह पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। सेठ ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है। अब बंजारा सोचने लगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर उसने बड़ी आज जी से कहा, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं आपको एक आना भी नहीं दे सकता, यह मेरा वसूल है। बंजारा फिर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद सेठ से कहा, सेठ जी, आप मेरी बीवी को गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं उन पैसों से कारोबार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित कर दूंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी बीवी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास मेरी अमानत रहेगी। सेठ तो यही चाहता था। सेठ ने जब बंजारे की यह बात सुनी तो वह खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की बीवी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त गुजरा, सेठ बंजारे की बीवी के कमरे में पहुंचा। यह देखकर बंजारे की बीवी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो डर के मारे सहम गई और उससे कहा, खुदा के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था और उस औरत से कहने लगा, खुदा ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। इसके बाद कहा, अब तुम उस नादान बंजारे को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उधर अब बंजारा सेठ के पास अपनी बीवी को छोड़कर सेठ से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया। बंजारे ने उन पैसों से प्याज का कारोबार शुरू कर दिया। वो कम दामों में किसानों से प्याज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही जल्द खूब दौलत इकट्ठी कर ली और कुछ दिनों के बाद बंजारा सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपनी रकम ले लीजिए और मेरी बीवी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत बीवी को कौन वापस करे। सेठ ने बंजारे से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी बीवी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी बीवी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी बीवी का बहुत ही इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे हकीम को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को नहीं बचा सका।
बंजारे ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो दिल पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वह मेरे साथ भी रहती तब भी उसकी मौत आती, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लो, ताकि मैं इस बात से बेफिक्र हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी बीवी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी मानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन सेठ नहीं माना। उसके बाद उदास होकर बंजारा वहां से चल दिया तो रास्ते में फिर उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी मुलाकात उसे फकीर से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह फकीर अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। बंजारा भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। फकीर दरवेश ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगा। बंजारे ने पूरा मामला फकीर को बता दिया। वह फकीर दरवेश बहुत तजुर्बे का आदमी था। बंजारे की बात सुनकर फकीर ने कहा, बंजारे भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी बीवी अभी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तेरी बीवी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर, यहाँ के बादशाह के पास चला जा और बादशाह के दरबार में जाकर सुल्तान से गुजारिश करना कि बादशाह सलामत मेरी बीवी को सेठ से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहाँ का सुल्तान बहुत ही अक्लमंद, बहादुर और होशियार है। वह जरूर तेरी बीवी को उस सेठ पर जोर डालक दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। फकीर दरवेश की बात मानकर बंजारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया और बादशाह के दरबार में पहुंचकर बादशाह से इंसाफ मांगने लगा कि बादशाह सलामत मेरी बीवी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। बादशाह ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है कि यह बंजारा कुछ पैसों के बदले में अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने हाँ करते हुए कहा, जी सुल्तान, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। बादशाह ने फिर कहा, तो तुम इसकी बीवी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? बादशाह की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटता सुल्तान? मुअज्जम, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी बीवी की मौत हो चुकी है। सुल्तान मुअज्जम, अब मैं खुदा के पास जाकर तो इसकी बीवी को वापस नहीं ला सकता। बादशाह ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे कि इसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई है? तो सेठ बोला कि सुल्तान, इस बात की गवाही वह अच्छी तरह से देगा जिसने इस बंजारे की बीवी उस बंजारन का इलाज किया था, और वो 4 आदमी भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी बीवी को कब्रिस्तान में दफना कर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने यकीन के साथ कही कि बादशाह को भी उस पर यकीन हो गया। तब बादशाह ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते, अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह बादशाह ने बंजारे को समझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से फकीर के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में बादशाह और सेठ ने कहा वह सारी बातें फकीर बाबा को बता दी। यह सब सुनकर फकीर दरवेश ने कहा, मैंने बादशाह को इतना बेवकूफ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। उस बादशाह ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से बादशाह के पास जाओ और उससे कहना कि बादशाह सलामत आप सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने इस तख्त पर फकीर दरवेश को बैठने का मौका दे दें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से बादशाह के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस फकीर दरवेश ने कहा था उसने बादशाह से वही कह दिया। बादशाह ने बंजारे की यह बात सुनी तो यह सुनकर बादशाह ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए तख्त छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपना तख्त छोड़ दूंगा। तुम उस फकीर को दरबार में बुला लाओ। बादशाह की यह बात सुनकर बंजारा फकीर के पास गया और फकीर को दरबार में ले आया। जब फकीर दरवेश दरबार में पहुंच गए तो बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और तख्त पर बैठते ही फकीर के सामने सेठ को हाजिर किया गया। फकीर ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब बंजारे की बीवी का इंतकाल हुआ तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? सेठ ने कहा, कहाँ? हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर बादशाह बने फकीर ने हुक्म दिया कि गवाह हाजिर किया जाए।
फकीर के हुक्म पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले फकीर ने उस हकीम को बुलाया जिसने बंजारे की बीवी का इलाज किया था। फकीर ने उससे मालूम किया, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की बीवी का इलाज किया था? हकीम बोला, जी, मैंने ही बंजारे की बीवी का इलाज किया था। हकीम की बात सुनकर फकीर बोला, अच्छा हकीम जी, मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की बीवी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की बीवी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? बादशाह बने फकीर की बात सुनकर हकीम बोला, बादशाह सलामत, सेठ जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। फकीर बोला, यानी तुम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ बंजारे की बीवी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? फकीर की बात सुनकर वो हकीम बोला, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। हकीम की बात सुनकर वह फकीर बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की बीवी की मौत हुई हो। फकीर की यह बातें सुनकर हकीम का चेहरा डर के मारे जर्द पड़ने लगा। वह गला साफ करते हुए बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हकीम की बात सुनकर वह फकीर बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज की जिंदगी से खेल करने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने का हुक्म देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे शहर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दूं? यह सुनकर हकीम का बदन कांपने लगा और वह फकीर के पैरों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूं कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो ऐसा कहकर उसके हक में गवाही दे दूं। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात कबूल कर ली। बादशाह बने फकीर ने कहा, कुछ भी हो, तुमने गुनाह तो किया ही है, इसीलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का हुक्म देता हूं। फकीर के हुक्म को बादशाह के सिपाहियों ने फौरन पूरा किया और फकीर को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लग ही वह जोर से चिल्लाया और कहने लगा, सुल्तान, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगीं। हकीम के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों शख्स के कलेजे को मुंह आ गए जिन्होंने बंजारे की बीवी को कब्रिस्तान ले जाकर दफन करने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई तो फकीर ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की बीवी के जनाजे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। मुझे यह बताओ, दफन करने से पहले मैयत को गुस्ल दिया जाता है, फिर उसे कफन पहनाया जाता है। इस दौरान क्या तुमने उस औरत की मैयत को बेलिबास देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका बदन तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने जब जनाजा तैयार कर लिया था, उसके बाद ही हम उसे कब्रिस्तान में ले गए थे और उसे दफना कर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह फकीर बोला, और तुमने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस चारपाई पर मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा लेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीली चीज से बेहोश करके उस चारपाई में लिटाया हो और तुम उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दबा आ गए? यह तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है। वह चारों गवाह हकीम की पिटाई देखकर पहले से ही खौफजदा थे। जब उन्होंने फकीर के मुंह से मौत की सजा की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। जैसे ही फकीर ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा बाहर से फीका पड़ गया था। फकीर ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी की बीवी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? फकीर की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। उसके मुंह से बोल नहीं निकल सका। बादशाह बने फकीर ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सजा दे दूं,
अभी भी वक्त है कि तुम इस बंजारे की बीवी को दरबार में हाजिर करो। बादशाह के डर से सेठ ने फौरन अपने गुलामों को घर भेजकर बंजारे की बीवी को दरबार में हाजिर कर दिया। फकीर ने बंजारे को उसकी बीवी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की बीवी का जनाजा कब्रिस्तान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर बादशाह हैरान रह गया और फकीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, फकीर बाबा, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। बादशाह की बात सुनकर फकीर बोला, सुल्तान मौज़म, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना कि कभी भी इन 3 जगह पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह, अगर आपकी बीवी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी उसको बीमारी में अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वह कबूल करता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए बीमारी की हालत में उसके साथ ही हमेशा बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है, इस तरह से शौहर का भी हक बनता है कि जरूरत पड़ने पर अपनी बीवी की खिदमत करें। यह आपके अखलाक है और आपकी खुशहाली की जड़ भी है। दूसरी जगह, अगर आपकी बीवी पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो ऐसी हालत में तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा शौहर मुझे समझे और हर हाल में मेरा साथ दें। इसीलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको अपनी शरीके हयात के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में उसको कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरी जगह, कभी भी अपनी बीवी को गैर महरम मर्द के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी भी हालत में अपनी बीवी को किसी गैर महरम मर्द के साथ कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी बीवी को किसी गैर महरम मर्द के साथ अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।